सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्राचीन भारत के अंदर वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आप प्राचीन भारत की इससे पहले जो वीडियो बनाई हैं उन्हें जरूर देख लें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का पार्ट 1। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी इन वीडियो को आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन व्यवस्थित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके 200 वर्ष बाद एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक काल की पहली वीडियो में हम वैदिक काल की बेसिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में वैदिक काल के दोनों भाग, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसमें बच्चों किसी भी जीवन के काल को या किसी भी सभ्यता के काल को यदि हम पढ़ते हैं तो वास्तव में उसमें 4 जीवन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। पहला राजनीतिक जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन, तीसरा आर्थिक जीवन और चौथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। यदि आप इन चारों जीवन के क्षेत्रों को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो किसी भी सभ्यता को हम सही तरह से समझ पाते हैं और उससे परीक्षा में बनने वाले सभी प्रश्न को आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। शुरू करते हैं राजनीतिक जीवन। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार या कुल था, जिसके प्रमुख को कुलप या कुलपति कहा जाता था। सेकंड पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें जन कहा जाता था। कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। इन जनों का प्रधान राजन कहलाता था, अर्थात जन की देख रेख के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे राजन कहते थे, जो वास्तव में उस क्षेत्र का राजा होता था। क्या हम इस राजा की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या राजा अशोक जैसे राजा से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। राजा केवल नाम मात्र का राजा था, जिसे कबीला के संरक्षक का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन वह अधिकार बहुत ही सीमित था। ना ही राजा के पास कोई नियमित सेना थी और ना ही कोई टैक्स वसूलने की परंपरा, ना कोई ऐसे अधिकार कि वह अपनी इच्छा से न्याय कर सके। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोपा, जिसे कबीले का संरक्षक, मतलब कबीले का जो संरक्षक था, उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जनस्य गोपा। और जो नगर जीतने वाला था उसे क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरावेत्ता।
याद रखना है, दोनों को विशेष इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कबीले का जो संरक्षक होता था उसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, तो जनस्य गोपा कहा गया है। और ऋग्वेद में नगर जीतने वाले को क्या कहा गया है, तो पुरावेत्ता कहा गया है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जितने मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चौथा पॉइंट है राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण जैसी सहायक संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा की सहायता करती थी। अब समिति क्या थी इसे मैं आपको बताता हूं। समिति पूरे कबीले के आम लोगों की एक संस्था थी जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होते थे और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शामिल होने का अवसर मिलता था समिति के अंदर। और ये राजा को आम विषयों पर सलाह देते थे। ये होती थी समिति। अब है क्या है सभा। सभा के बारे में बताता हूं। सभा कुलीन और पढ़े लिखे जो समाज के उच्च वर्ग थे उनकी संस्था थी और इसमें सीमित संख्या थी। यह समिति से छोटी थी लेकिन इसका भी व्यापक महत्व होता था। विदत, विदत कौन थे? जो विदत थे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो विदत थे वो थे उपज के भाग को बांटने, जो उपज होती थी उसको बांटने, और जब कबीले कबीले में आपस में लड़ाई होती थी उसमें जो लूटा हुआ माल होता था उसका विभाजन कैसे हो, इसी तरह की चर्चा के लिए विदत होते थे। समिति और विदत दोनों में महिलाओं को जगह दी गई थी। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ऋग्वैदिक काल में ऐसी कौन सी समिति थी, है ना, नहीं, ऐसी कौन सी संस्थाएं थी जिनके अंदर महिलाओं को जगह दी गई थी, तो वो थी समिति और विदत। दोनों संस्थाएं ऐसी थी जिनके अंदर महिलाओं को जगह दी गई थी। इसमें चौथा है गण। कौन सा है? गण। गण के बारे में जानते हैं। ये लगभग सभा के समान ही थे और जो गण की भूमिका निभाते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो राजा की सहायता के लिए कुछ और अधिकारी होते थे जिनको क्या बोला जाता था? रत्नन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में रत्नन किसको कहा जाता था? तो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे। किस किस को रत्नन कहा जाता था वो बताता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पुरोहित। पुरोहित, और उसमें सेनानी, ग्रामणी और सूत, ये चार अधिकारी होते थे जिनको क्या बोला जाता था? रत्नन कहा जाता था। आर्यों, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों को पंचजन भी कहते थे क्योंकि इनमें 5 कबीले होते थे। उनका क्या क्या नाम था? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध नाम था इनका। ठीक है, यद्दो। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में युद्ध प्रायः गायों के लिए होता था जो गविष्टि कहलाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में बलि शब्द का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख किया गया है जो एक प्रकार का क्या था? स्वैच्छिक कर होता था। स्वेच्छा से ये लोग कर देते थे। उसको क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद के अंदर बलि शब्द का उल्लेख किया गया है स्वैच्छिक कर के लिए। जो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ऋग्वैदिक कालीन जो संस्थाएं थी। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि ऋग्वेद काल में सभा का ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख मिला है? तो 8 बार मिला है। समिति का 9 बार उल्लेख मिला है और उसी क्रम में विदत का ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख मिला है। याद रखना है, दोबारा बता देता हूं। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, और विदत का 122 बार उल्लेख है। सभा आपको मोटा मोटा जो अब के इस समय से इसको लिंक करें हम
तो जो राज्यसभा है उस तरह की सभा होती थी। जिस तरह की जो आधुनिक राज्यसभा है उस तरह की जो सभा संस्था थी वो उस तरह की होती थी। समिति समिति जो आज की लोकसभा है उस तरह की होती थी समिति, ठीक है। और गण वही कुलीनों की संस्था थी, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सामाजिक जीवन की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सैंधव सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मैंने आपको पढ़ाया था, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी ना, नगरीय। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अफगानिस्तान की 4 नदियों कौन कौन सी थी? कुबा, क्रुमु, गोमती और सुवस्तु का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ठीक है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। वो कौन कौन सी हैं? कुबा है, क्रुमु है, गोमती है और सुवस्तु है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 21 का, ठीक है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखने। आप 2 बार इस वीडियो को देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे देवी तमा तथा नवी तमा भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे विपाशा की प्यास, विपाशा की प्यास, विपाशा, व्यास नदी को क्या बोला जाता था? विपाशा। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, विपाशा की प्यास, तो व्यास नदी को विपाशा। और विपाशा की तीस्ता, तो वितिस्ता का, तीस्ता झेली नहीं जाती तो झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी को क्या बोला गया? वितिस्ता। रावी नदी को क्या बोला जाता था? रावी नदी को क्या बोला जाता था? परशुणी। गग्गन नदी को सरस्वती और चिनाब नदी को अस्कनी और गंडक नदी को सदानीरा और तसुद्री बोला जाता था सतलज नदी को। सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको सभी को याद रखना है। अलग अलग ट्रिकों से आप इसको याद रख सकते हैं। जिस तरीके खुद की ट्रिक बनाओ जिससे याद रहे। आप किसी दूसरे की ट्रिक को रटोगे वो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। सामाजिक जीवन में नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्य मरुस्थल एवं हिमालय दोनों क्षेत्रों से वो परिचित थे। लेकिन मरुस्थल को ये लोग धन्व बोलते थे। क्या बोलते थे? धन्व। और हिमालय को क्या बोला जाता था? मुजवंत शब्द का उल्लेख किया गया है। हिमालय के लिए मुजवंत शब्द का उल्लेख और मरुस्थल के लिए धन्व का उल्लेख मिलता है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज पुरुष प्रधान समाज था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां सभा एवं विदत दोनों की बैठकों में भाग लेती थी, परंतु उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा तथा बहुपत्नीय विवाह प्रचलित था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का इत्यादि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लोपामुद्रा, घोषा तथा अपाला इत्यादि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघा से मतलब जांघों से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह
उल्लेख मिलता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य मूलतः शाकाहारी थे परंतु विशेष अवसरों पर मांस का भी उपयोग करते थे। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा पशुपालन तथा गौण पेशा क्या था? कृषि था। ऋग्वैदिक काल में गाय की संपत्ति के रूप में माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को संपत्ति के रूप में माना जाता था। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु क्या था? घोड़ा था। इसका उपयोग कहाँ होता था? घोड़े का रथों में किया जाता था। पणे नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए जाने जाते थे। जो पशु जो व्यापारी थे, ये पशुओं की जो चोरी करते थे उनको क्या बोलते थे? पणी। और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। धार्मिक स्थिति की बात करें ऋग्वेद काल के अंदर, तो ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था और आर्य प्राकृतिक पूजक थे। ऋग्वेद में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया है और प्रातः काल की देवी को उषा कहा गया है। इतना समझ में आ गया होगा आपकी में। जो देवता और उनकी जो विशेषता थी, जो इंद्र देवता थे वो सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना गया है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के अंदर। इंद्र देवता को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। द्वितीय प्रमुख देवता के रूप में वो अग्नि देवता को मानते थे। इन्हें 200 प्रमुख सूक्त समर्पित हैं। लेकिन नैतिक नियमों के संरक्षक के रूप में वरुण देवता को माना जाता था और वनस्पति देवता के रूप में सोम देवता को माना जाता था। चिकित्सा के क्षेत्र में अश्वनी देवता को माना जाता था और आंधी तूफान के देवता के रूप में मारुत देवता को माना जाता था। पशुओं के देवता के रूप में पूषण देवता को माना जाता था ऋग्वैदिक काल के अंदर। प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल का सेकंड पार्ट उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, सामान्यतः लौह प्रौद्योगिक युग की शुरुआत इसी काल में मानी जाती है। एक्चुअल में 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब जो लोहे की खोज हुई थी, लोहे की खोज से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि जहां पहले तांबा और कांस्य की पहले खोज हुई थी वह इस लेवल तक मजबूत नहीं थी। मतलब जो तांबा और कांस्य की खोज हुई थी वो उस लेवल तक उतने मजबूत नहीं होते थे तांबा और कांस्य। लेकिन जिस लेवल तक जैसे लोहा मजबूत होता है उस लेवल तक तांबा और कांस्य मजबूत नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई उसके बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। तो लोहे से क्या क्या बनता था? लोहे से इन्होंने औजार बनाए और कृषि की व्यवस्था की प्रकृति लोहे से अच्छी मिली, क्योंकि हल वगैरह बना लिए गए, है ना। तो अच्छी खेती होने लगी, कृषि का विकास हुआ। और खेती के विकास में दो चीजें जो ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बताता हूं कि जो खेती होती थी उसमें, खेती के विकास में जो दो चीजें होती हैं ध्यान में रखने वाली, एक तो होती है, एक ऐसी खेती होती है जिसे जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। उसमें केवल उतना ही उत्पादन होता है जितना भोजन के लिए जरूरी है। दूसरा होता है अधिशेष कृषि। जब ये कृषि ऐसी होती है जिसमें अनाज भोजन के बाद भी बचता है। मतलब आप अधिशेष कृषि में जो आप फसल तैयार करते हैं उसमें
जितना भोजन के लिए आपको आवश्यक अन्न है उसके बाद भी अनाज बचता है, और उस अनाज को क्या करते हैं, अधिशेष कृषि में जो अनाज बचता है उससे हम क्या करते हैं, व्यापार में उस अनाज का उपयोग करते हैं। इस काल में लोहे के उपयोग के कारण कृषि का विकास हुआ, और कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था वह कील होती है जिससे मानव जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप देखते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उनकी सामाजिक स्थिति भी उतनी मजबूत होती है। इससे आप जान गए होंगे कि उत्तर वैदिक काल में हर स्तर पर चेंजेज आए। तो जो छोटे छोटे जन राजनीतिक जीवन की बात करें, जो छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। जो पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि कबीलों को जन कहते थे, लेकिन यहाँ कबीलों का आकार थोड़ा बड़ा हो गया जिसे हम जनपद कहते थे। क्या कहते थे? जनपद। और उत्तर वैदिक काल के बाद जो दौर आता है वहां महाजनपद देखने को मिलता है, जिसका आकार इससे भी बड़ा हो जाता है। उत्तर वैदिक काल के बाद क्या महाजनपद हो जाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जनपद के नाम से जाने गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई और सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर कम हुआ, क्योंकि राजा यहां से टैक्स वसूलने लग गए और उनके पास धन आना शुरू हो गया राजा के पास, तो उनकी पावर राजा की बढ़ गई और सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर कम हो गया, मतलब वो अपनी स्वेच्छा से काम करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य है उसके अंदर सर्वप्रथम दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में काशी के राजा अजातशत्रु, पांचाल के राजा थे प्रवाहन जवाली, और विदेह के राजा थे जनक, और केकई के राजा कौन थे? अश्वपति। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में काशी के राजा उस समय कौन थे, तो राजा थे अजातशत्रु। कोई भी पूछ लेंगे इन चारों में से। सामाजिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, किंतु इसका आधार कर्म न होकर जन्म आधारित होने लगा। जन्म के आधार पर इसका पहले क्या था पूर्व वैदिक काल में, कि कर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का आधार जो होता था कर्म के अनुसार होता था, लेकिन इसमें क्या था, जन्म के आधार पर। जो क्षत्रिय के कुल में जन्म लेता था उसे क्षत्रिय बोला जाता था, शूद्र के कुल में जन्म लेता था उसे शूद्र ही बोला जाता था। ठीक है, उस तरीके से होने लग गया उत्तर वैदिक काल में। इस समय ब्राह्मण के लिए ए मतलब आइए आदर सूचक शब्द यूज होते थे। जो ब्राह्मण के लिए ए आइए, क्षत्रिय के लिए आ गए आओ, और वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, एवं शूद्रों के लिए आधाव दौड़ कर आओ शब्द का प्रयुक्त होने लगा था। ठीक है, एक्चुअल में उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवा करने के लिए ही माना जाता था, कि इनका जन्म शूद्रों का इन तीनों की सेवा करने के लिए ही बना हुआ है, मतलब शूद्रों का जन्म। इसीलिए ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे, कि जो ब्राह्मण थे उनके लिए यही शब्द का प्रयोग करते थे, क्षत्रियों के लिए आ गए, और वैश्य के लिए आद्रव, और शूद्रों के लिए आधाव शब्द का यूज किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत 25-25 वर्ष की अवस्थाओं की बात की गई थी। ब्रह्मचर्य में 0 से लेकर 25 वर्ष तक का जीवन काल आता था, जो मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने और
और सीखने का समय होता था। दूसरा, गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्षों का जीवन काल आता था, वो वंश को आगे बढ़ाने से संबंधित होता था। तीसरा, वानप्रस्थ जीवन में 50 से 75 वर्षों तक का काल आता था, वो ब्रह्मचर्य के लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, 50 से 75 वर्ष के बीच में जो लोग होते थे। और अंतिम जो होता था वो सन्यास, 75 से और अंतिम जितने वर्षों तक वो जीते थे उसमें वो 75 से और जो उनके जीवन काल का अंतिम समय होता था वहां तक वो सन्यास के रूप में वर्णित है। इसमें पूरी तरह से सांसारिक जीवन से अलग होकर पूजा पाठ करते थे और मृत्यु का इंतजार करते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में जो गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी, ठीक है ना। गोत्र व्यवस्था में कैसे, आप समझ गए होंगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, उस तरीके से गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी इस काल के अंदर। जो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें पुत्री के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो कृपण शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। आर्थिक जीवन की बात करें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, तो इस काल में मुख्य पेशा अब पशुपालन न होकर कृषि हो गया, जिसका मुख्य कारण क्या था, लोह का प्रयोग था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयम या कृष्ण अयम कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा जो एटा उत्तर प्रदेश में है से प्राप्त हुआ था। मतलब उस समय जब लोहे का जो साक्ष्य मिले तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो अतरंजी खेड़ा जगह है एटा उत्तर प्रदेश में, वहां से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था जिसे बलि या भाग कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक जीवन के बारे में जाने तो ऋग्वैदिक कालीन दो प्रमुख देवता थे, इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया था। ऋग्वैदिक काल के अंदर इंद्र देवता अग्नि देवता की बहुत ज्यादा पूजा होती थी, तो उनका प्रभाव इस काल में कम हो गया था। तो इनका स्थान 3 अन्य देवताओं, प्रजापति जिनको सृजन का देवता, जिसको प्रजापति के रूप में जाना जाता था, विष्णु लोगों के पालक और रुद्र संहारक ने ले लिया था। 3 देवता प्रमुख रूप से पूजे जाते थे, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। इस काल में उपनिषदों का संकलन हुआ जिनमें यज्ञों एवं कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में महाभारत एवं रामायण नामक 2 महाकाव्यों की रचना हो गई थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।